दोस्तों, एशिया एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता दरबार में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम दुनिया भर में भारत की इमेज यानी भारत की प्रतिमा की चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए श्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुनिए। ये भाषण उन्होंने कलकत्ता में उस वक्त दिया था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। इस भाषण के तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया। आप ये देखें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले किस तरह से उन्होंने स्वामी विवेकानंद के हवाले से भारत को विश्व गुरु बनाने का एक सपना संजोया था। इस भाषण को सुनिए ताकि आपकी समझ में आए कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। यह स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि 2 फरवरी 2014 को मोदी जी ने किस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने का एक सपना संजोया। उसके बाद मार्च के आखिर में वो प्रधानमंत्री बन गए और फिर उनके ऊपर विश्व भ्रमण का, सारी दुनिया की सैर करने का एक जुनून सवार हो गया। वो आए दिन अपने घर से उठते और किसी न किसी देश में जाते और वहां पर अप्रवासी भारतीयों को यानी एनआरआई इंडियंस को जमा करते और उनका जो है वो उनके सामने संबोधन करते, उनको भाषण देते और उसकी वीडियोस जो है वो सारे भारत में दिखाई जाती। इसी दौरान यानी प्रधानमंत्री का पद संभालने के 1 साल बाद तकरीबन 19 मई को मोदी जी विश्व भ्रमण पर दक्षिण कोरिया पहुंच गए। वहां पर बहुत सारे एनआरआई इंडियंस जमा हो गए तो उन्होंने लोगों से अपने अंदाज में पूछा कि भाई बताइए, पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे या नहीं। अब क्या है कि मोदी जी जो भी बोले जवाब में जो है वो मोदी मोदी के नारे लगते थे। उन्होंने कहा कि पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, लेकिन अब आपको देश का रिप्रेजेंट करते हुए यानी प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व होता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको भारतीय होने पर शर्म आती थी, लेकिन अब जो है मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद आप जो है वो गर्व कर रहे हैं। ये जो चेंज आया है, ये जो तब्दीली आई है, ये मेरी वजह से आई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल विदेशों में रहे सारे भारतीयों ने सरकार बदलने की उम्मीद की थी। आजकल के हालात देखने के बाद ऐसा लगता है कि स्वदेशी और विदेशी हर जगह रहने वाले भारतीय सरकार बदलने की अपेक्षा कर रहे हैं। मोदी जी के उस भाषण पर बहुत ही तीखे रिमार्क सामने आए थे। सचिन सेठ ने लिखा था कि भले ही हमारे देश में गोडसे, सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर जैसे लोग थे, लेकिन फिर भी मुझे भारतीय होने पर शर्म नहीं आई। ये बहुत ही तीखा कटाक्ष था जो कि पूरे संघ परिवार पर किया गया ट्विटर के जरिए। इसके अलावा स्कॉची शास्त्री ने ट्वीट किया, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो भारतीय होने पर शर्मिंदा है, हमें मोदी जी पर गर्व है। जोगिंदर रावत ने ट्वीट किया, मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेशी धरती पर भारतीय होते हुए शर्म महसूस कर रहे हैं। जो भारतीय हैं उन्हें तो हमेशा भारतीय होने पर गर्व होता है। तो इस तरह से आप देखें कि मोदी जी के एक छोटे से भाषण ने किस तरह से उनको मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 7 साल पुरानी। अब आइए पिछले साल की बात करते हैं, यानी 11 अगस्त को जी टीवी, जो कि मोदी जी का सबसे चहीता गोदी मीडिया है, उसने लिखा कि प्रधानमंत्री की पहल पर सबसे पहले G20 देशों
कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल सम्मेलन हुआ। अब ये दावा तो जी टीवी ने कर दिया। जी टीवी का हाल ये है कि आजकल वो सच बोले तो भी जो है वो झूठ लगता है, इसलिए कि इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है। उसने आगे लिखा कि पीएम मोदी ने सार्क देशों के साथ बैठक की और कोरोना का इलाज करने वाली दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन को सबको देने का वादा किया। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि हमने भी टेलीविजन पर देखा। और इसके जब उन्होंने सारी दुनिया को हाइड्रोक्लोरोक्विन देना शुरू किया तो सब ने, दुनिया भर के नेताओं ने, जिसमें अमेरिका, यूरोप और सभी देश शामिल थे, उन सब ने मोदी जी की खूब तारीफ की और धन्यवाद कहा। मोदी जी ने भी कहा कि मुश्किल वक्त में विश्व कोरोना की महामारी से परेशान है, ऐसे में भारत जो है संकट मोचक बनकर सामने आया है। दोस्तों, अब आपको हम थोड़ा सा बता दें कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के पीछे का सच क्या है। हाइड्रोक्लोरोक्विन दरअसल मलेरिया का इलाज करने वाली दवाई है। दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ से मच्छर खत्म कर दिए और इसी के साथ वहाँ मलेरिया भी खत्म हो गया, परंतु भारत में अभी तक मच्छर भी मौजूद है और मलेरिया भी मौजूद है। इसलिए हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो भारत में बनती है और उसका प्रयोग भी होता है। जब लोगों को ये लगा शुरू में कि कोरोना का इलाज हाइड्रोक्लोरोक्विन से भी हो सकता है, तो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये बनती कहाँ है। तो भारत ऐसा देश था जहाँ पर कि ये बड़े पैमाने पर बन रही थी, तो अमेरिका समेत सारे लोगों ने इसको मंगाया। अमेरिका ने तो इसके लिए थोड़ी बहुत धूस धमकी भी की। बहरहाल भारत ने सबको हाइड्रोक्लोरोक्विन देकर बहुत नाम कमाया और भारत की प्रतिमा को ऊंचा किया। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात खराब हो चुके हैं। कोरोना के लिए स्पेशल मेडिकल सेवाएं तो दूर की बात है, लोगों को आजकल अस्पताल नहीं मिल रहा है। अस्पताल के बाहर आप जाएं तो आपको एक लंबी लाइन मिलेगी और उसके अंदर जो है वो बेड नहीं है, और बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और दूसरी दवाइयों के लिए भी जो है वो लोगों को लड़ना पड़ रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कोरोना से अगर किसी का देहांत हो जाए, किसी की जान चली जाए, तब भी उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती। शमशान और कब्रिस्तान हर जगह जो है वो लाइन लगी हुई है और वहाँ भी जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये देश एक साल के अंदर इस परिस्थिति में पहुँच गया है। ऐसे में हमारा गोदी मीडिया तो सरकार के बारे में और मोदी जी के बारे में कुछ कहने से रहा, इसलिए अगर उसने एक शब्द भी मुंह से निकाल दिया तो उनको इश्तिहार मिलना बंद हो जाएंगे। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो तो मोदी सरकार की महिमा मंडन में लगा हुआ है, उसकी तारीफ तौसीफ करता रहता है। लेकिन विदेशी मीडिया का हाल अलग है। विदेशी मीडिया सब कुछ देख रहा है और लिख भी रहा है। गूगल की मेहरबानी से आजकल देश और विदेश मीडिया के बीच का फर्क खत्म हो गया है। जिस तरह से आप एक उंगली के इशारे से स्वदेशी मीडिया को यूट्यूब पर देख सकते हैं और गूगल पर उनकी खबरें तलाश कर सकते हैं, उसी तरह विदेशी मीडिया भी एक उंगली के इशारे पर मौजूद है। आप यूट्यूब पे जाकर जिस अपने पसंद के विदेशी मीडिया की वीडियो भी देख सकते हैं और गूगल में उसका नाम टाइप करके उस पर छपने वाले समाचार भी पढ़ सकते हैं। तो आइए देखें कि विदेशी मीडिया फिलहाल मोदी सरकार के बारे में क्या लिख रहा है। दोस्तों, ये कार्टून तो आप सबने देखा ही होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी इसको अच्छी तरह देख लें। ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े समाचार पत्र फाइनेंशियल रिव्यू में छपने वाला कार्टून है। इसके कार्टूनिस्ट का नाम डेविड रो है, जिसने इसको बनाया। इसमें भारत देश को एक विशाल हाथी की उपमा दी गई है, यानी विशाल हाथी के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन उस हाथी को हालत ये है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे वो आखिरी सांसें ले रहा है। और लेकिन प्रधानमंत्री इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई देते। वो मरे हुए हाथी पर भी अपना सिंहासन सजाकर बैठे हुए हैं और उनकी लाल गद्दी चमक रही है। उनके सर पर एक तुर्रेदार पगड़ी है, यानी वो ताज
अब भी मरे हुए हाथी पर भी सजा हुआ है। इस कार्टूनिस्ट की जहानत देखिए कि वो कितना इंटेलिजेंट है। उसने मोदी जी के हाथ में एक माइक पकड़ा दिया, यानी मोदी जी फिलहाल देश भर में यही करते फिर रहे हैं। किसी रैली में जाते हैं तो भाषण देते हैं, घर में रहते हैं तो टेलीविजन वालों को बुला लेते हैं, उनके सामने भाषण देते हैं। यानी माइक के अलावा, माइक पर बोलने के अलावा उनको कोई काम ना समझ में आता है और न कोई काम करने की उनकी इच्छा होती है। इस कार्टून के बाजू में कोने में 2 सिलेंडर्स को देखिए। इन सिलेंडर के बारे में ये तो नहीं लिखा है कि वो खाली है, लेकिन हाथी की हालत देखकर ये अंदाजा होता है कि ये सिलेंडर खाली है और इन सिलेंडर का खाली होना दरअसल सरकार की हवा निकल जाने के बराबर है। अमेरिका भारत का एक पसंदीदा देश है। वो आए दिन वहाँ आते जाते रहते हैं। उन्होंने पिछले साल हाउडी मोदी के तहत जो है वो ट्रंप को जिताने के लिए भी अमेरिका का दौरा किया। अमेरिका का एक बड़ा अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने 24 अप्रैल को अपने ओपिनियन में लिखा, यानी अपने एडिटोरियल पेज पे लिखा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत का मिलना है, यानी ये कि समय से पहले लापरवाही करना है। वो लिखता है कि इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। दरअसल ये बात सही है कि लोगों ने इन पाबंदियों के ख़त्म होने से महामारी को हल्के में लिया, लेकिन इसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर बड़ी बड़ी रैलियां की और ये संदेश दिया कि अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि दावोस सम्मेलन में उन्होंने जनवरी 2021 को ये घोषणा भी कर दी कि हमने बगैर वैक्सीन के कोरोना की सुनामी को हरा दिया है। अब जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करें तो लोगों के अंदर महामारी को हल्के में लेना तो लाजमी है, ये तो होगा ही। इसी के साथ द वॉशिंगटन पोस्ट ये भी लिखता है कि कुंभ मेला और क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी भी इसका उदाहरण है। वो कुंभ मेला और क्रिकेट स्टेडियम तक तो गया, लेकिन उसने शायद हमारे प्रधानमंत्री की चुनावी रैली नहीं देखी। उसमें भी लोग जो है वो कोई कम नहीं होते थे और मोदी जी उसको देखकर गदगद हो जाया करते थे और ये कहते थे कि मैं जहाँ तक देखता हूँ मुझको आदमी ही आदमी नजर आता है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा है। कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है, यानी उसको इस बात का अंदेशा है कि ये वेरिएंट जो हिंदुस्तान में तेज़ी से फैल रहा है वो आज नहीं तो कल अमेरिका में भी पहुंच करके तबाही मचाएगा। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एक ब्रिटेन का अखबार द गार्जियन भी है। उसने भी भारत में कोरोना से पैदा होने वाली भयानक परिस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है। 23 अप्रैल को अखबार ने लिखा कि प्रधानमंत्री का अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस देश के लिए जानलेवा कोविड में दूसरी लहर को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने में योगदान कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंस ने ये फसाद मचाया है। लोग अब सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। गार्जियन ये भी लिखता है कि 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया था, जबकि भारत में उस वक्त 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और आज तक भी भारत में केवल 10% या उससे कम लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और 90% लोग इससे जो है वो वंचित हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स भी है। इसने भारत के संदर्भ में 25 अप्रैल को लिखा कि साल भर पहले दुनिया में सबसे पहले सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी कर दी और आज कोरोना का मामला बेकाबू हो गया है और अस्पताल में बेड नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी की सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने मन की बात बोलते रहते हैं,
चाहे किसी की समझ में आए या ना आए। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर आई, तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी वो अपेक्षित थी, आ सकती थी। होना तो ये चाहिए था कि उसकी तैयारी की जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। अभी कल कर्नाटक में भी लग गया, दिल्ली में भी लगा हुआ है और अनेक राज्यों में लग गया है। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है, जो कोरोना को मात देने के लिए एक सफल उदाहरण बन सकता था, लेकिन नहीं बन सका। इसका तात्पर्य यही है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर विदेशी मीडिया है। हम लोग अपने बचपन से बीबीसी पर समाचार सुनते थे और उस पर जो है ज़्यादा विश्वास करते थे, यानी आकाशवाणी से ज़्यादा विश्वास बीबीसी पर हुआ करता था। तो बीबीसी ने कहा कि कोरोना के रिकॉर्ड मामलों से भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा है, यानी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है। लोगों को इलाज के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी की वजह यानी कारण बीबीसी ये लिखता है कि हेल्थ प्रोटोकॉल में ढिलाई की गई। यानी हमारे प्रधानमंत्री ये तो कहते रहे कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन खुद उस कड़ाई को अपने पैरों तले रोंद कर उसमें उन्होंने ढिलाई दाखिल कर दी। और मास्क पर सख्ती का ना होना है। इसी के साथ बीबीसी ने भी कुंभ मेले में लाखों लोगों के जमा होने को इसका एक मेन कारण बताया है, इसकी एक वजह बताई है भारत में कोरोना के फैलने की। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपना पद संभालने से पहले भारत को विश्व गुरु बनाने का कैसा सपना संजोया था, लेकिन आज वो सपना टूटकर बिखर चुका है और उसके लिए कोई और नहीं, केवल प्रधानमंत्री और उनका प्रशासन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।